अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमें इस चैप्टर का वीडियो नंबर 4 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं एंड बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपने जो पढ़ाया वो अच्छे तरीके से हमें समझ में आ रहा है एंड हमने बहुत सारे टीचर से पढ़ा एंड हमें लग रहा है कि नहीं कंटेंट ठीक ठाक मिल रहा है एंड हमने कंपेयर भी किया, हमने ऑनलाइन देखा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो ऑनलाइन में स्किप किया जा रहे हैं एंड आपने वो टॉपिक्स भी पढ़ाए हैं। तो चलिए इसी के साथ साथ हम अपना एक और वीडियो स्टार्ट करेंगे, वीडियो नंबर 4, जिसमें हम आज पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें हम कोरोजन के बारे में बात करेंगे एंड रैनसिडिटी के बारे में बात करेंगे। यानी ओवरऑल इस चैप्टर को इसी क्लास में फिनिश करेंगे एंड बढ़िया तरीके से सीखेंगे। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप कि ये बोर्ड में विजिबल हो रहा है। जिस टॉपिक का नाम है रिडॉक्स, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जिस टॉपिक का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन को जब आप डिस्कस करते हो कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है, तो इस रिडॉक्स वर्ड में ही हमारे पास मीनिंग निकल कर आता है। यहां पर सबसे पहले है RED, जिसका यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये रिडक्शन है एंड ये जो OX यहां पर है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीडेशन है। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा। सिंपल तरीके से अगर आपको कोई बोलेगा रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है, दोज रिएक्शंस, तो मैं यहां पर एक बेसिक सा स्टेटमेंट लिखूंगा, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place, oxidation and reduction takes place simultaneously. Those reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction. यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा एंड जिसमें रिडक्शन भी होगा। वहीं तो इमस कैसे सवाल ये ऑक्सीडेशन क्या गई थी, रिडक्शन क्या गई, बस समझा सर में इतना सन बेसिक पैटर्न मैं कह रही हूं कि इतना सन स्टेटमेंट दोज रिएक्शन तम रिएक्शन यमन मंस ऑक्सीडेशन ते गइस एंड यमन मंस रिडक्शन ते गइस एंड तमन रिएक्शंस क्या वनो इस तमन रिएक्शंस वनो इस रिडॉक्स रिएक्शन, क्यों वनो रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहां पर सवाल है ये ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड रिडक्शन क्या होता है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा रिडॉक्स का प्रॉपर कॉन्सेप्ट। मैं एग्जांपल भी दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। ऑक्सीडेशन के बारे में अगर आपको कोई बोलेगा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, तो याद रखना ऑक्सीडेशन में मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा। इन 4 पॉइंट्स को आप याद रखें तो आपका ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है ऑक्सीडेशन? पहला पॉइंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की एडिशन होगा उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। या मैं लिखूंगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा उसको भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। समझाऊंगा, एग्जांपल भी दूंगा। या हम कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स, इसको भी इसके बारे में भी बात करेंगे। या तो मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। अब इसका मतलब क्या है समझाऊंगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये भी समझाऊंगा। तो आज के बाद अगर आपको कोई बोलेगा सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा बोलेगा सर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, तो ऑक्सीडेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, नहीं। ऑक्सीडेशन का मतलब या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी ऑक्सीजन ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या हम कहेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या हम कहेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, या तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक ही करके मैं समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले इसके बारे में एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए समझ लीजिए, ये 4 पॉइंट्स याद रखिए ऑक्सीडेशन के बारे में, 4 पॉइंट्स याद रखिए, आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्या है ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। अरे इससे आसान जीवन में क्या हो सकता है, जिंदगी में इससे आसान क्या हो सकता है? 4 पॉइंट्स याद रखिए, आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर लोगे आराम से। कौन सी बड़ी बात है, बट समझना पड़ेगा ना ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, तो वो मैं यहाँ पर लिखूंगा आपको। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की एडिशन होगा तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दूंगा। मेरे पास अगर कॉपर है, कॉपर के साथ यहां पर ऑक्सीजन है, तो इसने बना दिया कॉपर ऑक्साइड। तो देखो देखो देखो,
देखो दुनिया वालों क्या होगा यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, कॉपर। अब यहाँ पे इनिशियली कॉपर के पास ऑक्सीजन था ही नहीं, कहां था, सिर्फ कॉपर था। एंड ये तो अलग है ना, ये तो सेपरेट है, प्लस साइन है ना यहाँ पर। कॉपर के पास इनिशियली ऑक्सीजन नहीं था, यहां से यहां तक कॉपर ने क्या ऑक्सीजन को ऐड किया, गेन किया। हाँ, तो यहां से यहां तक क्या ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहां पर तो कॉपर था, यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो यहां से यहां तक कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड किया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, तो ऑक्सीडेशन। तो यहां पर क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, समझ में आ रही ना। तो मैंने क्या किया, कॉपर लिया, ऑक्सीजन के साथ जोड़ा, तो कॉपर ऑक्साइड बना। तो इनिशियली कॉपर के पास ऑक्सीजन था ही नहीं, बट यहाँ पर कॉपर के पास ऑक्सीजन है, दैट मींस यहां से यहां तक ऑक्सीजन इसने ऐड किया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो पहले डिफिनेशन आपका समझ में आ गया। अब दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए हम एग्जांपल लेंगे। मेरे पास है यहाँ पर वाटर, देख। अब इस वाटर जब ब्रेक हुआ, इसने बना दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब देखो देखो, अब यहां पे ऑक्सीजन है, हाँ। क्या इस ऑक्सीजन के साथ यहां पर हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर प्लस साइन तो नहीं है, ये वाटर है, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। बट यहां से यहां तक क्या इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, नहीं। यहां पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन था, बट यहां पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, वो तो अलग है। अब यहां पर वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, बट यहां पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहां से यहां तक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये तो अकेला ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन गायब हुआ, रिमूव हुआ। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के दो डिफिनेशन आपके समझ में आया। पहला क्या है, रिमूवल ऑफ, सॉरी, पहला क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एग्जांपल मैंने दिया। दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, बिल्कुल। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ किसकी, ऑक्सीडेशन। अब तीसरा मैंने क्या बोला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बचपन में आपने पढ़ा, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना उस स्पीसीज पर, वो तो इनिशियली न्यूट्रल होता है, एंड इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर उस पर जो चार्ज आ जाएगा, वो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आता है, कैटायन और एनायन, उसके बारे में आपको पता होगा। चलिए पॉइंट एग्जांपल थर्ड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरे पास सोडियम है सोडियम है, ओके। अब इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना प्रोडक्ट के साइड से, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। एंड यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। आप देखो यहां से यहां तक क्या इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, बिल्कुल। इनिशियली ये सोडियम एक न्यूट्रल था, अब यहां पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन ही कहेंगे ना। तो तीसरा ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन समझ में आया, समझ में आया, ओके। पॉइंट नंबर फोर्थ मैंने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, यानी जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। वही बोलेगा सर एग्जांपल दीजिए, चलिए यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल फोर्थ ऑक्सीडेशन नंबर के लिए, कार्बन है मेरे पास, मैंने मिला दिया क्लोरीन के साथ, तो इसने बना दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। अब देखो यहां पर जो कार्बन है इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो जीरो है। तो हम वारिया बचाते हैं कंफ्यूज के सारी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं ऐसा समझ के सिलेबस समझ के, बिल्कुल ये आपके सिलेबस में नहीं है उतना ऑक्सीडेशन नंबर, ना तो आपके सिलेबस में है, ना तो बोर्ड में ये सवाल आता है, ना तो आपके एनसीईआरटी पर ये मेंशन किया गया है। तो भी टेंशन किए तो पीछे स्किप करे थे सोडियम डिफिनेशन फिलहाल 10th क्लास का, ठीक। एंड वो अगर का नॉलेज पर्पस खतरे ऐसा ना है कि याद थे। तो कार्बन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जीरो है। अब क्लोरीन है एंड ये बना रहा है कार्बन क्लोराइड, एंड यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। कोई बोलेगा किस तरीके से सर, कैसे +4 है, तो लेट, मुझे नहीं पता व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, तो लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज x, एंड क्लोरीन का आपको पता है -1, एंड क्लोरीन 4 है तो 4 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन +4 निकल कर आ जाएगा। क्लास 11th में आप ये चीजें सीखोगे। एंड इसका जीरो क्यों है, अगर यत्न कार्बन से जीरो है तो कैसे 4 याद है, जो सी कार्बन पन्निस एलिमेंटल स्टेट में यूज एलिमेंट पन्निस एलिमेंटल या स्टैंडर्ड स्टेट में आसान चेन अकेला आसान चे तमिच ऑक्सीडेशन स्टेट छे 0 बराबर में, ठीक। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर 0। अब देखो 0 से +4 तक क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़े, बढ़ो 0 पर +1 +2 +3 +4 तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े। तो एडिशन ऑफ यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना, तो ये भी आपके एग्जांपल है किसकी, ऑक्सीडेशन। तो आज के बाद याद रखना, अगर तो कहो ऑक्सीडेशन क्या और डिफिनेशन थी जो याद, अब डिफिनेशन तो ये याद, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड चौथा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। अब इसी को उल्टा करें वो आपका रिडक्शन बनेगा, अब जिसमें दोनों होगा वो आपका रिडॉक्स बनेगा। कौन सी दिक्कत है, कौन सी बड़ी बात है। तो चलिए अब ऑक्सीडेशन के बाद क्या पढ़ेंगे यहां पर, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में,
रिडक्शन के बारे में। तो क्या है रिडक्शन? रिडक्शन से उल्टा करिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बदले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूव क्या होगा? ऑक्सीजन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद यहां पर क्या लिखेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड उसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस। तो ये चार डिफिनेशंस आपने याद रखना पड़ेगा मेरे बात जान। किसके बारे में? रिडक्शन के बारे में। हो जाएगा, पोजीशन कहीं तो मुश्किल है, इतना से नहीं आता हूं। चलो इसका एमसी एग्जांपल डिस्कस, इन्हीं को उल्टा करिए, बन जाएगा। चलिए पहले एग्जांपल यहां पर है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैं इस डिफिनेशन को उल्टा करके लिखूंगा, सॉरी मैं इस इक्वेशन को उल्टा करके लिखूंगा 2H2 प्लस O2, ये आपका बना रहा है वाटर, ये आपका बना रहा है वाटर। देखो अब यहां पर क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, आप देखो क्या इस ऑक्सीजन के पास इनिशियली हाइड्रोजन है? नहीं। क्या यहां पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है? बिल्कुल। तो यहां से यहां तक क्या हुई? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक हाइड्रोजन ऐड हुआ। अरे ये तो अकेला ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, तो एटम को हाइड्रोजन ऐड, तो इसका मतलब ये है से रिडक्शन। तो पहला। दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अब तो हो जाएगा, इसका उल्टा करिए। दूसरा कॉपर ऑक्साइड हमारे पास है, इसने बना दिया कॉपर प्लस ऑक्सीजन। अब देखो क्या यहां पर कॉपर के पास ऑक्सीजन था? बिल्कुल था। क्या यहां पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है? तो यहां से यहां तक क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो यहां से यहां रिमूव हुआ क्या? ऑक्सीजन। एंड ऑक्सीजन रिमूव होना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। अगर ऐड होता तो ऑक्सीडेशन, रिमूव होता तो रिडक्शन। ओके। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका उल्टा करिए। मेरे पास है Na पॉजिटिव, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ठीक। अब मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? एम चाक इलेक्ट्रॉन लॉस करूं, मैं तो मिसाक इलेक्ट्रॉन, ये तो भी मिसाक इलेक्ट्रॉन थे, मैं बने वापस सोडियम, ठीक है, यानी बने न्यूट्रल एटम। तो दैट मींस यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? गेन, क्योंकि एम से तना करूं प्लस, ये तन कहीं लॉस, गो अगर तना लॉस है तन कहीं लॉस, दैट मींस अक्सर गेन तो एम करूं, दैट मींस यातना संति क्या गई? रिडक्शन। समझ में आ रहा? एंड इसी चौथी डिफिनेशन को उल्टा करिए। एंड ये पहली एग्जांपल है, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज थर्ड एग्जांपल, यानी थर्ड डिफिनेशन क्या। एंड चौथा डिफिनेशन इसी का उल्टा कर लीजिए ना, मैं यहां पर लिखूंगा फोर्थ डिफिनेशन रिडक्शन की। एंड ये हमारे पास CCl4, ये बना रहा है आपका कार्बन प्लस 2 क्लोरीन Cl2। अब कार्बन की ऑक्सीडेशन इसलिए यहां पर +4 है, यहां पर 0 है। अब यहां से यहां तक क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा के घटा? एंड इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका? +4, एंड यहां पर 0, दैट मींस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। एंड आपको मैंने बोला था जब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन रेट डिक्रीज होगा तो वो रिडक्शन की एग्जांपल है। आई होप कि आपको बेसिक चीज समझ में आया कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है एंड रिडक्शन का मतलब क्या है। अगर दोनों होगा तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। सर ऐसे एग्जांपल दीजिए जिसमें दोनों होता है, एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, बस पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ऑक्सीडेशन क्या गई? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। रिडक्शन क्या गई? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। एंड यत्न करो इस डिस्कस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो जनरल कॉन्सेप्ट। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं नोट्स एमिक जरूरत है सो मैं मैसेज सो कमेंट सेक्शन जसमें अगर तो ये वीडियो वुचान इसलिए कमेंट सेक्शन जसमें सर नोट्स एंड मैं उसका लिंक प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप की, वहां ज्वाइन करके उसको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। चलिए वो करो इसे इतना से डिस्कस मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट किसका? ऑक्सीडेशन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट और रिडक्शन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सबसे पहले सेल में गौर करो इस डिस्कस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। एंड यू नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो ऑक्सीडेशन ना वो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखना ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स हैं। किनके बेस पर? इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन के बेस पर, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेस पर रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्कस करो इस इंपॉर्टेंट चीज। एंड ये मैक्सिमम 10th क्लास के बच्चे ना मैक्सिमम स्किप करा। आप चेक करिए मैक्सिमम बच्चों को, आप उनसे ये सवाल करिए जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। देखो हतो मज वनो तो 5 बजे 6 बजे आंसर मैक्सिमम बच्चन पारन ये चीज ना मैक्सिमम बच्चन कोचिंग सेंटर या स्कूल मन ये चीज पारनावान, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट।
तो दैट इज द रीजन कि बस ये चीज स्किप करा हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर ना बट यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ यह पैटर्न अख 10th बच हमेश कंफ्यूज रोजान एंड सह क्या तुझे ध्यान यतन तुह असल पे समझ यतन 10th बच कंफ्यूज रोजान मैं लिख यतन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिलेशन अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन मैं एक न्यूट्रल एटम के बारे में बात करूंगा यहाँ पर किसके बारे में न्यूट्रल एटम के बारे में तो ये ध्यान यतन इंपॉर्टेंट चीज नो यतन बह कर कत मुतलिक न्यूट्रल एटम्स मुतलिक एंड याद थो यम सात बह न्यूट्रल एटम्स कत करान न्यूट्रल एटम मतलब सह एटम या सह एलिमेंट यमिस पे कह चार्ज फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए क्योंकि 10th में आपको ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए ठीक है ये पे कह पॉजिटिव चार्ज कहें ना इसका नेगेटिव चार्ज जस्ट लाइक सोडियम इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ये मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है जस्ट लाइक मैग्नीशियम इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ये मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है जस्ट लाइक एल्युमिनियम इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ये मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है यम सातन अख न्यूट्रल एटम लॉस करे इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अगर अख न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो क्या होगा समझे बात को अगर मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है सोडियम अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा क्या बुआ ना ये सोडियम कन्वर्ट सोडियम पॉजिटिव हाँ बिल्कुल क्योंकि न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना कोई भी न्यूट्रल एटम फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ए है इसमें शक न्यूट्रल एटम एम कर इलेक्ट्रॉन लॉस तो बुआ ना कि ये बन A+2 इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया बिल्कुल तो यहां पर याद ध्यान रखिए न्यूट्रल एटम मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है व्हेन एन न्यूट्रल एटम loss electron when a neutral atom loss electron it gets converted into पॉजिटिव आयन ये कैसे कन्वर्ट पॉजिटिव आयंस में ओ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने आपको समझाया भाईजान यम सातन अख न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर ये कैसे कन्वर्ट पॉजिटिव ये कैसे कन्वर्ट करत पॉजिटिव आयंस में एग्जांपल दिन देता सोडियम छ एम को अख इलेक्ट्रॉन लॉस जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ठीक जैसा कि मैग्नीशियम यम सातन मैग्नीशियम ज इलेक्ट्रॉन लॉस करे इसके ऊपर +2 का चार्ज आएगा जैसे कि एल्युमिनियम यम सातन एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे इसके ऊपर +3 का चार्ज आएगा तो गर्ज चाहिए कि यम सातन अख न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करान यम सातन अख न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करान यम सातन अख न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करान उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कन्वर्ट होगा पॉजिटिव चार्ज में दैट मींस वो कन्वर्ट कैटायंस में अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट दैट मींस को कन्वर्ट कैटायंस में अच्छा वजन मन कैटायन है सर ये क्या प्रोनाउंसिएशन सिलेबस में ध्यान थो यह इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में लगे जरूरत तो मेन्यू यतन कैट आयन क्या न्यू यतन कैट आयन मतलब क्या गो कैटायन गो सही में सेट पॉजिटिव चार्ज ठीक अच्छा वजन मे निश कैटायन एल्युमिनियम 2 मिनट के लिए एल्युमिनियम पे +1 चार्ज तो मे निश कैटायन अगर ये कैटायन इलेक्ट्रॉन लॉस कर ये कैटायन कर इलेक्ट्रॉन लॉस क्या बोना अमिक पॉजिटिव चार्ज बढ़े अरे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन तो होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो डेफिनेटली हो जाएगा वही तो हम पढ़ रहे पर समझने की जरूरत है यहाँ पर कि क्या सिचुएशन समझाऊं इशा कैटायन तो अगर ये कैटायन भी लॉस करे इलेक्ट्रॉन क्या दफा अमिक पॉजिटिव चार्ज बढ़ी इनिशियली +1 था अब इसे एक और इलेक्ट्रॉन लॉस किया कैन वी से कि एल्युमिनियम +2 बनेगा इसने एक और इलेक्ट्रॉन लॉस किया कैन वी से कि एल्युमिनियम +3 बनेगा तो गर्ज क्या है सर कि यम सातन अख न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर सो कन्वर्ट पॉजिटिव आयंस में अब अगर कैटायन यानी वो पॉजिटिव आयन अब अगर वो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है पॉजिटिव चार्ज बढ़ना अगर मैं अख इलेक्ट्रॉन लॉस कर अगर मैं अख रुपये कर दैट मींस समझो इथ मे अख पॉजिटिव चार्ज अगर मैं 0 रुपये कर मे 2 पॉजिटिव चार्ज गो अगर बह लॉस करान अख रुपये लॉस गसान दैट मींस मे पे अख पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज गसान दैट मींस अगर बह ऑलरेडी पॉजिटिव मच यानी मैं ऑलरेडी लॉस करूँ वो अगर भी लॉस कर दैट मींस मेरे ऊपर चार्ज और बढ़ेगा कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर याद रखिए क्या लिखेंगे हम कैटायन में हम क्या लिखेंगे कि कैटायन क्या गो जब कोई पॉजिटिव चार्ज व्हेन एन कैटायन लॉसेस इलेक्ट्रॉन तो मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखूंगा व्हेन एन कैटायन लॉस इलेक्ट्रॉन इट इज पॉजिटिव चार्ज
इंक्रीजेस, क्या इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। सर एग्जांपल दे इसका, बताओ मैं एग्जांपल, चलो फिर भी कोई एग्जांपल यहाँ पर दूंगा। मेरे पास एक टीन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2 चार्ज है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। कहां थे सर एमसी +2 ना, एमसी ऑलरेडी +2, ये तो ऑलरेडी कैटायन था, अब और 2 लॉस किया तो इसके ऊपर चार्ज +4 आ जाएगा भाईजान, समझ आ रही है ना। या मैं एक और एग्जांपल लूंगा, मैंने लिया मरकरी, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो अब इसके पास +1 नहीं आएगा, +1 तो ऑलरेडी था, एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से +2 आ जाएगा। तो यहां से भी यहां तक भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा ना, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां तक भी ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सब में ऑक्सीडेशन ही होगा। बट कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, अब वो पॉजिटिव चार्ज कैटायन लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या होगा, समझे बात को। अब अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज होगा यानी एनायन होगा, इफ एनायन लॉसेस इलेक्ट्रॉन व्हाट विल हैपन? अरे भाईजान समझ लीजिए बात को, अगर कोई एनायन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए जितने उसने गेन किए थे, तो वो तो फिर वापस न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं z इलेक्ट्रॉन गेन किरमित, z इलेक्ट्रॉन गेन किरमित, मेरे पास -2 चार्ज, समझ में आ रहा ना। अब मैं इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा हूं एंड विशेष थीटा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही मैं गेन किरमित, यानी जितना मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करूं, लॉस करूंगा, समझ आ रहा ना, जितना मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर लॉस करूंगा तो बस वापस कन्वर्ट न्यूट्रल एटम। समझे बात को, समझे बात को, इंपॉर्टेंट चीज हो अब चेक करिए, ये आपको टू बी ऑनेस्ट, अब चेक करिए इस चीज को, मैक्सिमम चैनल्स आप चेक करिए, यूट्यूब पर जितने भी चैनल्स हैं आप चेक करिए। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में वीडियो की लिंक भेजिए जहां पर आपको 10th क्लास में ये चीजें पढ़ा दिया गया होगा, आप मुझे चेक करिए, इट इज आई विल ओपनली चैलेंज फॉर यू। आप चेक करिए, आप 50 वीडियोस चेक करिए, 50 में मुझे दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको मिलेगा कोई 1-2 वीडियोस आपको मिलेंगे, 100 वीडियोस देखकर आपका एक वीडियो ऐसा मिलेगा जहां पर ये पढ़ाया होगा। अदरवाइज फॉर क्लास 10th ये हर जगह पर स्किप किया जाता है एंड बच्चे को ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है एंड फाउंडेशन को स्ट्रांग करने के लिए हमने ये सब पढ़ाना पड़ेगा ताकि इसको फाउंडेशन स्ट्रांग, अदरवाइज ये यहां पर ले किया जाता है, इन चीजों को नहीं पढ़ा दिया जाता है। या ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स रिडक्शन क्या है, चलिए कोरोजन पर, चलिए रेंसिटी पर, हो गया क्लास 10th का चैप्टर कंप्लीट। बट ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, हम पूरा पढ़ाएंगे, भले ही हमारा वीडियो लंबे होते हैं, अगर एक चैप्टर 5 घंटे लगान कहीं दिक्कत से मगर हेचान सलिम चीज। चलो कैटायन पद के लिए कोई सेतनसन anion, अगर anion लॉस कर इलेक्ट्रॉन, if when an anion loss electron equal to it is, कितना इलेक्ट्रॉन equal to it is नेगेटिव चार्ज, क्योंकि anion का कुछ चार्ज नेगेटिव चार्ज, it will get converted into न्यूट्रल एटम, ये वापस कन्वर्ट न्यूट्रल एटम्स में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर मैंने शतनसन एग्जांपल दिन, अगर मैंने शतनसन ऑक्सीजन -2 चार्ज, दैट मींस ऑक्सीजन कस इलेक्ट्रॉन गेन कर z इलेक्ट्रॉन, वो अगर क्योंकि ऑक्सीडेशन में लॉस करूं, क्योंकि एनायन शतनसन इलेक्ट्रॉन लॉस करें, अगर ये ऑक्सीजन बराबर इतना एमिशन z इलेक्ट्रॉन गेन कर, इसे को 2O2 ताकि ये O2 बन जाएगा, यहां पर 2 और 4 इलेक्ट्रॉन, अगर हम इतना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सॉरी गेन कर जिक्र बराबर इन 4 इलेक्ट्रॉन वो लॉस, कहां से सर 4 इलेक्ट्रॉन कपर है 2 to 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक, जिक्र बराबर इन 4 इलेक्ट्रॉन क्या लॉस एंड गेन छिम कर 4 इलेक्ट्रॉन एम कर बराबर लॉस 4 इलेक्ट्रॉन एंड ये वापस कन्वर्ट न्यूट्रल एटम्स। अगर ये एग्जांपल समझा बदिन ब्याक एग्जांपल, नाइट्रोजन -3 एम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर एंड यम साथ ये नाइट्रोजन बराबर यम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर, क्या ये से वापस न्यूट्रल एटम्स में कन्वर्ट? यस। तो ये से गेन कर, अगर से तीता बराबर लॉस कर तो आप वही रह जाओगे ना जो आप पहले थे, तो पहले क्या थे आप न्यूट्रल, तो आप वही न्यूट्रल बन जाओगे, समझ में आ रहा ना। तो यम 3 पॉइंट्स हुई याद कत मुतलिक ऑक्सीडेशन मुतलिक, तो ऑक्सीडेशन की सुई भी चीज, सुई मॉडर्न कॉन्सेप्ट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी एग्जांपल आप उठा दीजिए सब में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बट तरीका रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको सिखाया। अगर न्यूट्रल एटम लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, अब अगर कैटायन लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, एनायन अगर लॉस करेगा उतना ही जितना उसने गेन किया था तो वो वापस न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होगा। दिस इज द मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। नाउ वी विल डिस्कस मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ रिडक्शन। अब उल्टा कर लीजिए ना, मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ रिडक्शन बन जाएगा। क्या है मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ रिडक्शन? सुभाष, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन, आप मुझे बताओ क्या है, सॉरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा गेन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा
गेन होगा। अब यही 3 पॉइंट्स वापस हम लिखेंगे। मैंने नोट्स अच्छे से इसको बना दिया है, अगर नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, इससे मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट आप समझाऊंगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेडिक्शन में सबसे पहले मेरे पास न्यूट्रल एटम क्या है, न्यूट्रल एटम। अगर आप न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, वो मगर लॉस क्योंकि क्वेश्चन है रिडक्शन, तब मुझे इलेक्ट्रॉन लॉस करा क्योंकि ऑक्सीडेशन इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। जिन से ना न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो इसके लिए कहते हैं व्हेन ए न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, व्हेन ए न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, क्या ये कैसा कन्वर्ट तम साथ नेगेटिव चार्जेस में, तो ये कन्वर्ट होगा नेगेटिव चार्ज में, कुछ कन्वर्ट गसान पॉजिटिव चार्जेस में, या कैसे कन्वर्ट नेगेटिव चार्जेस में। अगर आप न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट करें इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो एम बनो O-2 क्योंकि ये को कन्वर्ट नेगेटिव चार्जेस में, समझ आवा। मैंने क्लोरीन, मैं क्लोरीन जस आख इलेक्ट्रॉन, एम बनो Cl-। तो जब भी आपका एक न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सो नेगेटिव चार्जेस में कन्वर्ट। अगर आप न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे, सो पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट। ये तो आपने सीखा। दूसरा क्या है, कैटायन। वजन चिमनिशा कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अगर आप कैटायन फॉर एग्जांपल मैंने Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, इसमें कैटायन, अगर ये कैटायन बराबर ईटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, यूटा में चार्ज है, क्या ये वापस न्यूट्रल एटम कन्वर्ट एग्जैक्ट। देखो Na पॉजिटिव, एमिजिम आख इलेक्ट्रॉन, ये कैसे वापस कन्वर्ट सोडियम जसमस, इन्हें बिक्यातन समझावा। अगर आप कैटायन बराबर तीता इलेक्ट्रॉन बैठ यूटा में चार्ज, सो वापस एटम न्यूट्रल एटम जसमस कन्वर्ट। अगर मैंने शाख मैग्नीशियम छे, एमिस चार्ज +2, एमिजिट में ज इलेक्ट्रॉन क्योंकि +2 है, तो अगर ज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, ये कैसे वापस कन्वर्ट मैग्नीशियम जसमस। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, व्हेन एन कैटायन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इट्स नेगेटिव चार्ज, सॉरी इक्वल टू इट्स पॉजिटिव चार्ज, इट गेट्स कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रल एटम, ये कैसे कन्वर्ट कातमस न्यूट्रल एटम जसमस। अच्छा वजन छनी कैटायन त कहेन, यजन छ मिनिश एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अगर आप नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, नेगेटिव चार्ज बढ़े, तो ऑलरेडी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब उसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, अब और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो। देखो मैं कर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, उससे 20 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, तो मैं मस बढ़िया चार्ज, मैं असदम 10 रुपये और इन में 20 रुपये, मैं शो 7 रुपये टोटल 2 रुपये। दैट मींस अगर आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर, अगर आप एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा एंड एक्सेप्ट करा एम स्प्लिट नेगेटिव चार्ज एंड इनको भी एक्सेप्ट और नेगेटिव चार्ज बढ़ा, इसने और एक्सेप्ट किया और नेगेटिव चार्ज बढ़ा, तो यहां पर भी वही कांसेप्ट अप्लाई कर लीजिए ना आप। एनायन में क्या है, व्हेन एनायन, व्हेन एन एनायन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसका नेगेटिव चार्ज जो है, इट्स नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। कोई भी एग्जांपल दीजिए, कोई भी एग्जांपल दीजिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास है O-1, इसको मैंने एक और इलेक्ट्रॉन दिया, बना O-2 यानी ऑक्सीजन, ठीक। अब मेरे पास है फॉर एग्जांपल N-2, मैंने एक और इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये मैंने N-3। तो कोई नेगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसमें चार्ज टोटल बढ़ेगा, यानी उसमें जो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ेगा। तो यहां पर आपने ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट समझा, रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझा, वही 4 पॉइंट्स आप फिर से याद रखिए कि ऑक्सीडेशन के बारे में 4 पॉइंट्स याद रखिए, रिडक्शन के बारे में 4 पॉइंट्स याद रखिए, एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन क्या होता है, अच्छे से मैंने समझा दिया। आप नोट्स में और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। नाउ द पॉइंट इज कि यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होता है, लास्ट एक पॉइंट डिस्कस करेंगे रिडॉक्स के लिए। अब हम टॉपिक फिर चेंज करेंगे, तो यहां पर अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो पढ़ा हमने, रिड्यूसिंग एजेंट भी हमने, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पहले बात करेंगे, अभी नहीं पढ़ा इसको हमने, अभी हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ही पढ़ा। तो आसान है, 5 मिनट लगेंगे इसके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले मैं यहां पर डिस्कस करूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके से समझाऊंगा ताकि आपका कंफ्यूजन लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज समझाऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। बस बोर्ड की तरफ ध्यान रखें और फोकस के साथ आप काम लिखिए। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं यहां पर डिफिनेशन लिखूंगा, दोज सबस्टेंस या दोज केमिकल सबस्टेंस, दोज केमिकल सबस्टेंस, दोज केमिकल सबस्टेंस which oxidize others, which oxidize others but itself undergoes reduction, but itself undergoes reduction, इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझाऊंगा मैं, टेंशन नहीं लीजिए आप। दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। हम क्या लिखेंगे इसमें,
those chemical substance which reduces others but itself undergoes oxidation, but itself undergoes oxidation. चलो डिफिनेशन ऐसे तो कंफ्यूज करा तो समझा सिंपल। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे पहले एजेंट क्या है? एजेंट मतलब वो काम, फॉर एग्जांपल यदि फलाइंसन एजेंट ये फलानी के लिए काम कर रहा है तो उसका काम आसान करके देगा, एजेंट की तरफ काम करेगा। यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो बाकी को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद तो रिड्यूस होगा। कैसे? जिकर कर बाकी ऑक्सीडाइज, जिकर बेकिस तिल ऑक्सीडाइज, ये बेकिस ऑक्सीजन दी। समझ आ रहा ना? मेरे पास ये ऑक्सीजन है, मैंने ये ऑक्सीजन उठाया, ये ऑक्सीजन मैं आपको दे रहा हूं, आपने एक्सेप्ट किया। तो अगर मैंने ऑक्सीजन दिया, आपने इसको एक्सेप्ट किया, तो आपकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो किया किसने? मैंने। तो मेरी क्या हुई? रिडक्शन। अरे क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो निकला ना। अरे अगर मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं तो कोई तो ले रहा है ना, ऐसे कैसे मैं ऑक्सीजन दूं? अगर मैं कोई चीज दे रहा हूं, अगर मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं तो कोई उसको ले रहा है ना, बात को समझ लीजिए। एंड जो ले रहा है उसकी तो ऑक्सीडेशन हुई ना, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया। एंड जिसने दिया तो उससे निकला ना, तो उसकी क्या हुई? रिडक्शन। एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अगर मैं अपना ऑक्सीजन किसी को दे रहा हूं तो उसको मैं ऑक्सीडेशन करवा, उसकी तो ऑक्सीडेशन हो रही ना, तो करवा कौन रहा है? मैं। तो मेरी क्या हो रही है? रिडक्शन। तो मैं क्या हूं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम द रिड्यूसिंग एजेंट में काम होगा। तो चलिए एग्जांपल से समझ लेंगे ना, एग्जांपल से समझ लेंगे ना। मेरे भाईजान, मैंने लिया जिंक ऑक्साइड, इसको मिला दिया कार्बन के साथ, तो इसने बना दिया यहाँ पर जिंक और बना दिया कार्बन ऑक्साइड, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहे हैं। भाईजान समझो, कहां से ऑक्सीडेशन कहां से रिडक्शन, सबसे पहले ये पता करिए। देखो यहां पर जिंक के पास ऑक्सीजन है, यहां पर जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ कि रिमूव? अभी तो आपने पढ़ा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ क्या हुई? रिडक्शन। कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन के पास ऑक्सीजन आया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अरे भाईजान अभी आपने पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल। क्यों? यथमंस के ऑक्सीडेशन थे, यथमंस के रिडक्शन थे। ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो पता है आपको। चलिए अब समझे, हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप मुझे बताओ जिंक ऑक्साइड की क्या हुई? रिडक्शन। इसकी तो रिडक्शन हुई ना। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया ना जिंक को, सॉरी जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया ना कार्बन को, तो यहां से ऑक्सीजन निकला, तो इसकी क्या हुई? रिडक्शन। तो कार्बन ने जो इसने ऑक्सीजन निकाला वो तो कार्बन ने लिया ना, तभी तो कार्बन ऑक्साइड बना। तो कार्बन ऑक्साइड की कार्बन की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। तो इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन। सिंपल स्टेटमेंट याद रखना, जिसकी होगी रिडक्शन वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसकी होगी रिडक्शन वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसकी होगी ऑक्सीडेशन वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये हमेशा याद रखना, जिसकी रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहां तक सर मैं समझावा क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? था ध्यान, दिस इज जिंक ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीजन रिमूव करान, इसने ऑक्सीजन दिवान एंड एम क्यू में ऑक्सीजन कार्बन जस, तो कार्बन जस क्या गए? ऑक्सीडेशन। एंड एम राव ऑक्सीजन, एमएस क्या गई? रिडक्शन। तो ये क्या बना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वही तो आपने पढ़ा ना, क्या पढ़ा आपने? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज अदर्स। तो इसने कार्बन की ऑक्सीडेशन करवाई ना, तो खुद क्या हुई? खुद क्या होगा इसको? रिडक्शन। तो ये क्या बना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आवा? ब्याक एग्जांपल लेंगे मैंने इतना सन कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एमनो वाटर। आप मुझे बताओ यहां से यहां तक गलत लिखा हमने, कॉपर प्लस वाटर लिखे यहां पर। आप मुझे बताओ, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, यहां पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर हुई रिडक्शन। अब इसने ऑक्सीजन ऐड किया, यहां पर हुई ऑक्सीडेशन। तो ये मिस क्या गया इतना सर? रिडक्शन। एंड इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन। मैंने क्या बोला? ये मिस रिडक्शन is sons go to oxidizing agent and ये मिस ऑक्सीडेशन के go reducing agent। तला चाकर ये मिस कॉपर ऑक्सीजन, you see copper oxide is इतना संचय क्या मिस निशोसा ऑक्सीजन? हाँ, m द्युत ऑक्सीजन क्या मिस? हाइड्रोजनस। तो इतने हाइड्रोजन ऑक्सीजन रूट, हाइड्रोजन क्या कर? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुई ना, तो किया किसने? इसने तो ऑक्सीडेशन करवाया ना, इसने ऑक्सीजन दिया इसको, तो इसने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, तो खुद ये क्या हुआ? रिड्यूस। एंड जो किसी को ऑक्सीडाइज करवाएगा एंड अपने आप को रिड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट में उल्टा होगा,
दोज केमिकल सबस्टेंस व्हिच रिड्यूस अदर्स, जो बाकी को रिड्यूस करेगा एंड खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऐसे सबस्टेंस को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। कि यहां तक समझ में आया कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन का समझ में आया। अब लास्ट में एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो एडिशनल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये चीज आपका एडिशनल है। सर आप तो बहुत एडिशनल पढ़ा रहे हो, अब क्या आप एडिशनल पढ़ाओगे? वो है एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा ना, इसकी एप्लीकेशन क्या है? सर इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन? व्हाई शुड वी नीड टू लर्न दिस चैप्टर? व्हाई शुड वी नीड टू लर्न दिस टॉपिक? इसकी बेनिफिट्स क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्या मिलेगा ये पढ़कर? तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हायर क्लास में आप समझ लोगे। मैं कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पर आपको आपसे डिस्कस करूंगा। पहली एप्लीकेशन जो रिडॉक्स रिएक्शंस का है वो है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। या आप एज इट इज याद रखिए, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। बहुत सारे मेटल्स, मनी रिएक्टिव मेटल्स, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। यानी मैं यहां पर लिखूंगा मनी reactive metals such as sodium, potassium, etc. are produced by electrolysis। उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस उनसे किया जाता है। तो ये पहली एप्लीकेशन है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में रिडॉक्स रिएक्शन ही काम आता है। दूसरा एप्लीकेशन जो रिडॉक्स रिएक्शन का है वो क्या है? वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, यानी मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है। वो है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल्स को इलेक्ट्रो रिफाइन किया जाता है। जैसे हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड सिल्वर आर प्यूरिफाइड, इन्हें प्यूरिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जाता है। वो उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है। चाहे हमारे पास गोल्ड हो, चाहे हमारे पास सिल्वर हो, एटसेट्रा, इनको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कॉन्सेप्ट से। एंड तीसरी एप्लीकेशन जो इसमें है वो बैटरीज में काम आता है। आप चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो? ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये बैटरीज में काम आता है। बैटरीज क्या है? बैटरीज हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। बैटरीज क्या है? बैटरीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। बैटरीज आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ये भी बेस्ड हैं किसके बेस पर? बेस्ड ऑन रिडॉक्स कॉन्सेप्ट। ये भी रिडॉक्स कॉन्सेप्ट के बेस पर है, क्योंकि इसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसमें टेक्स प्लेस होता है, हाफ सेल होता है, फिर दो हाफ सेल जुड़कर एक कंप्लीट सेल बनाता है, जैसे फिर करंट प्रोड्यूस होता है। क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप ये चीजें डिटेल पढ़ोगे। एंड चौथी एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स बनाने में भी काम आता है। प्रोडक्शन ऑफ chemicals. There are many chemicals which are produced with the help of redox concept. बहुत सारे केमिकल्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट से बेस से बन जाते हैं। तो बस आप याद रखिए, कोई आपसे बोलेगा कि रिडॉक्स रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप एटलीस्ट 4 पॉइंट्स याद रखिए। पहला, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मेटल्स को रिफाइन करने में काम आता है। बैटरीज में काम आता है। प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स को बनाने में, प्रोडक्शन करने में काम आता है। एंड दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स। एंड यहां तक रिडॉक्स का बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आप चेक करिए। आप 2-5 मिनट्स में रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो। मैंने रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर 30 मिनट्स में पढ़ाया, जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन के बारे में बात की, रिडक्शन के बारे में बात की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात की, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात की, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन के बारे में बात की, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन के बारे में बात की। एंड मैंने यहाँ पर उसके बाद हमने यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात की। अब मैं यहाँ पर आपका एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम कुछ रिएक्शंस डिस्कस करेंगे एंड कोरोजन एंड रेंसिडिटी भी डिस्कस करेंगे। चलिए यहां तक लिखिए आप जल्दी। चलिए अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करना है? अभी तो मैंने ऑक्सीडेशन बोला था, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर कम होना तो रिडक्शन होता है। सर ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। 11th 12th में डिटेल पढ़ाते हैं इस टॉपिक को। यहाँ पर मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा ताकि 11th में जाकर आपको पता चलेगा कि आपको इतना पता होना चाहिए 11th में कि ऑक्सीडेशन नंबर का नाम, ऑक्सीडेशन नंबर का भी कुछ था जो कि हमने 10th में पढ़ा था। तो वहां पर आप डिटेल फिर पढ़ जाओगे। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पर। ये एक रियल होता है, रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी
charge which arises on atom, in combined state, is known as oxidation नंबर। क्लास 12th में 11th में आप इसको रेडॉक्स में डिटेल पढ़ोगे। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? ये एक रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है जो कि अराइज होता है, या तो ये रियल होगा या तो ये इमेजिनरी चार्ज होगा, जो अराइज होगा किसी एटम पर एक कॉम्बाइंड स्टेट में, उसे हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। क्या नाम देंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। एक रियल या इमेजिनरी चार्ज जो कि अराइज होगा एटम पर किसी कॉम्बाइंड स्टेट में, उसे हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें बहुत सारे रूल्स हैं कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट किया जाता है, एंड क्यों पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर को, एंड क्या बेनिफिट्स हैं इसके, एंड इसकी कुछ लिमिटेशंस, इसकी कुछ सारे रूल्स, बहुत सारे कुछ इसके कुछ स्पेशल केसेस। उतना मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा। यहाँ पर अगर मेरे पास वाटर है, क्या है? वाटर। मैं बोलूंगा आपको वाटर में हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? हाइड्रोजन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? ऑक्सीजन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? तो यहाँ पर आप नहीं कर पाओगे, 10th क्लास का बच्चा नहीं कर पाएगा। तो याद रखना, हाइड्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, सॉरी +1 है। ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, अरे क्या हो रहा है, वो -2 है। तो ये तो आपने बोला ठीक है, तो आपने बोला कि हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। कैसे? ये तो आपने समझना पड़ेगा। या मैं एग्जांपल दूंगा, H2O2। मुझे बताओ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर आपने बोला सर -2, तो यहाँ पर भी -2 नहीं, यहाँ पर -1 है। ऐसा भेदभाव क्यों? यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -2, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -1। अरे सर क्या पढ़ा रहे हो आप? कैसे याद रखेंगे इन चीजों को? नहीं समझ में आ रहा है ये चीजें। तो यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है। ना समझ में आना, इसके ऊपर लॉजिक है, इसके ऊपर रीजन है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। जब आप ये चीज समझोगे कि मुझे ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मुझे याद ही रखना है इस चीज को शायद, तो तब जाकर कोई ऑप्शन तो निकलेगा ना, तब जाकर आप असल कॉन्सेप्ट पर आओगे ना। वो असल कॉन्सेप्ट 11वीं में आप सीखोगे। यहाँ पर सर क्या पढ़ा रहे हो, फिर मत पढ़ाओ, बाकी टीचर्स नहीं पढ़ा रहे तो आप भी मत पढ़ाओ। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि हायर क्लास में हमने इसको कैसे डील करना है। बाकी बोर्ड में क्या सिलेबस है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये कॉन्सेप्ट तो काम आता है, थोड़ा सा सीख लीजिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, चलिए मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा। NO2 में समझाऊंगा इस चीज को। NO2 यहाँ पर माइनस चार्ज है। अब सर नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मैं बोलूंगा नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मैं बोलूंगा -2। सर यहाँ पर तो -2 था ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 क्यों? ऐसा क्यों? या मैं बोलूंगा मेरे पास है H2SO4, हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मैं बोलूंगा हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। सल्फर के ऊपर मैं बोलूंगा +6, ऑक्सीजन के ऊपर मैं बोलूंगा -2। सर क्या आप सारे कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखते हो क्या? तभी तो आप ये लिख पा रहे हो। अरे याद नहीं रखना है कुछ, फिर समझाऊंगा। देखिए इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। वाटर का स्ट्रक्चर क्या है? एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, है कि नहीं? तो यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड, इस तरीके से आप बना लीजिए। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये जो बॉन्ड है इनको ब्रेक करिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करिए। जब आप एक बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांसेप्ट आएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जब कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने आप की तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों में से देखना पड़ेगा किसके ऊपर ज्यादा ताकत है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में टेंडेंसी किसके ऊपर ज्यादा है, किसके ऊपर ज्यादा ताकत है, किसमें ज्यादा ताकत है? जिसके पास ज्यादा ताकत है वही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझ लूंगा। मैं आपको अगर बताऊंगा कि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड हम इस तरीके से बना रहे हैं, क्लोरीन बना रहे हैं ना। बट असल में इसका बॉन्ड जो है ना, ये इस तरीके से नहीं है। क्यों? क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, तो ये बॉन्ड ना इस तरीके से होगा, क्लोरीन की तरफ ज्यादा जाएगा। समझिए इस चीज को। तो क्यों? क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, जिसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उस पे जो चार्ज आएगा उसे हम बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव, एंड जिससे निकला उसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये आप याद रखें, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा, पूरा नेगेटिव नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पूरा अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, वो तो अपने आप में नहीं ले रहा है ना, वो तो अट्रैक्ट कर रहा है, पार्शियल नेगेटिव। एंड जिससे निकलेगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझे बात को? अब इन दोनों में से कौन ताकतवर है? ऑक्सीजन की टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। में बताऊंगा क्यों। देखो अब यहां पर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक किया, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये बॉन्ड भी ब्रेक करेंगे
इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर एक और नेगेटिव चार्ज आएगा, जितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतने चार्ज डालिए, इस पर एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा। नाउ ऑक्सीजन पर कितने चार्ज आए टोटल? -2, -1 -2, दैट इज द रीजन ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या समझ में आया? अगर समझ में आया कमेंट कर दीजिए। हाइड्रोजन के ऊपर +1, इसका भी +1, कोई बोले सर इनका सम करेंगे, नहीं, ये अलग हाइड्रोजन, अलग हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पर +1 दूसरे पर भी +1 आ जाएगा। समझ में आया? जरा इसका स्ट्रक्चर बनाओ। H2O2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना दिया हमने। अब क्या करेंगे? बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। टूटा मैंने बॉन्ड, बॉन्ड टूटने पर ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है -1, ये कम ताकतवर है +1, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे -1 +1, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्या होगा? दोनों तो ऑक्सीजन है, दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर कौन कम ताकतवर नहीं लिख सकते हो आप। जब सेम होगा तब आप ये डिसाइड नहीं, देखो एक ऑक्सीजन से दूसरा ऑक्सीजन दोनों में कौन सा, दोनों तो बराबर है ना। ये साधन ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, ऐसा साधन कुछ ज्यादा ताकतवर कुछ कम ताकतवर, दोनों तो सेम है, इस समय चार्ज नहीं आएगा। दैट इज द रीजन। इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 है अलग, इस ऑक्सीजन के भी ऊपर -1, तभी तो हमने लिखा कि इन ऑक्सीजन पर एक ही चार्ज है। इस हाइड्रोजन के ऊपर एक चार्ज है तो हमने लिखा। अब NO3 NO2- इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि दूसरे पर एक माइनस चार्ज है। अब देखो क्या करेंगे? बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, 2 बॉन्ड ब्रेक किया, इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन सा है? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर -2 आएगा क्योंकि 2 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। नाइट्रोजन पर +2 आएगा, यहाँ पर एक ही बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पर -1 चार्ज आएगा, इस पर +1 चार्ज आएगा। ओवरऑल चार्ज कितना है? +3, तो मैंने लिखा नाइट्रोजन पर ओवरऑल चार्ज +3 है। अब इस ऑक्सीजन पर -2, इस पर भी -1 तो ऑलरेडी था, -1 -2, तो इन पर -2 चार्ज है। अब H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाओ और बताओ किस पर कितना चार्ज आएगा। चलिए स्ट्रक्चर बनाएंगे। H2SO4 सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन यहां से हाइड्रोजन जाएगा। देखो अब बॉन्ड को ब्रेक करे, बस चार्ज लिखे। अब ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है सल्फर से, तो पॉजिटिव चार्ज सल्फर को मिलेगा। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, ये 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसके ऊपर -2, तो सल्फर के ऊपर +2, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर सल्फर पर +1, ये 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, -2, इसके ऊपर +2, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो -1, इसके ऊपर +1, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो -1, इसके ऊपर +1। तो सल्फर पर जो ओवरऑल चार्ज है चेक करिए, 2 4 5 6, तो वो तो हमने लिखा +6। हाइड्रोजन के ऊपर +1 आया, ऑक्सीजन के ऊपर -2 आया। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। क्लास 12th में आप इसको और डिटेल पढ़ोगे। तो यहां तक हमने रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, एंड उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर को सीखा। अब हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। बस अब कोरोजन और रेंसिडिटी को टोटल 5 मिनट लगेंगे, वो उतना बड़ा नहीं है कोरोजन, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, मैं समझाऊंगा बस, बाकी नोट्स पर मैंने मेंशन किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे, फास्ट जाएंगे इस टॉपिक में। सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं डिस्कस यहां पर करूंगा, जिसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? दोज रिएक्शंस व्हिच आर अकम्पाइनेड बाय द रिलीज ऑफ हीट, जो हीट को रिलीज करेगा। मैं यहां पर डेफिनेशन लिखूंगा, दोज रिएक्शन व्हिच आर accompanied by the release of heat, जो हीट को रिलीज करेगा, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? एक्सो। यानी एक्सो का मतलब रिलीज होना, थर्मिक का मतलब हीट। जो रिएक्शंस हीट को रिलीज करेगा, जिनसे हीट निकलेगी, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहेंगे। एग्जांपल दीजिए जल्दी जल्दी एक्सोथर्मिक में एग्जांपल्स हम यहां पर लेंगे। मैंने क्या किया एक्सोथर्मिक के लिए? मैंने एग्जांपल्स दिया मीथेन, मीथेन को जला दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एंड बाहर निकला यहां पर हीट। तो यहां पर हीट निकला ना, तो हीट निकलने का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिया, मैंने लिया सोडियम, इसको पानी में डाल दिया तो इसने बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस यहां पर रिलीज हुआ लॉट्स ऑफ हीट, तो हीट निकला ना, तो हीट निकलने का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। या हम रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक, एनर्जी मिलती है, आप कुछ खाते हो आपको एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन वो भी कौन सी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। तो तीसरा एग्जांपल यहां पर क्या क्या लिखोगे? ग्लूकोज की, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, एंड वहां पर भी हीट निकल कर आ रहा है, यानी C6H12O6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, तो यहां पर बनेगा CO2 प्लस वाटर प्लस यहां पर ATP एनर्जी निकलेगा,
एटीपी निकलेगा, एनर्जी निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ इन हीट के फॉर्म में या इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो निकलेगा यहाँ पर, ये भी आपका कौन सी रिएक्शन से, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड ये जो एटीपी है ये एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में वहां से क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें होता है, वो तो आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, उतना तो हमें पता नहीं, बट यहाँ पर आप इस रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि बायोलॉजी टीचर्स ये चीजें आपको और भी ज्यादा डिटेल्ड पढ़ा सकते हैं हमसे। तो चलिए डिस्कस करेंगे इसके बाद। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है, हमने क्या पढ़ा, डिकम्पोजिशन याद करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हीट देनी पड़ती है टूटने के लिए, बट डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो है ना वो यहाँ पर एक्सोथर्मिक होता है, बाकी एंडोथर्मिक है। अदरवाइज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, बट यहां पर जो डिकम्पोजिशन होगा ना, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, याद रखना ये जो डिकम्पोजिशन है ये आपका एक्सोथर्मिक है, बाकी जनरली जो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते पढ़ते हैं वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि हीट देनी पड़ती है ना कि रिलीज होती है, बट ये वाली डिकम्पोजिशन यहाँ पर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, इस पर सवाल आ सकता है। तो एक्सोथर्मिक आपने समझ लिया, एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जिसे हीट निकलेगा, एंडोथर्मिक जिनको हीट देंगे। तो अब दूसरा रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। दूसरा रिएक्शन यहाँ पर है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो का मतलब एब्जॉर्ब होना, यानी एंटर होना, एब्जॉर्ब होना, थर्मिक का मतलब हीट। तो रिएक्शन डेफिनेशन क्या है, दोज रिएक्शन which are accompanied by the absorption या by the absorbing of heat, जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल दीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट दिया तो ये टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें, तो मैंने हीट दिया, तो हीट देने का मतलब क्या है, एंडो थोड़ी निकली, हीट थोड़ी निकली, यहाँ पे नहीं निकली ना, हीट तो दिया, दैट इज एंडो। या मैंने लिया FeSO4 फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, इसको हीट दिया, इसने बना दिया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपके सारे क्या है, एंडोथर्मिक। या मैंने लिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसको मैंने हीट दिया तो ये टूटा, NH3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो ये भी आपकी कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, जिन रिएक्शंस को हीट देंगे वो आपके एंडो होगा। समझ में आ रहा है ना, एक्सो और एंडो। एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस जिसे हीट निकलेगी, एंडोथर्मिक जिनको हीट देंगे, हीट एब्जॉर्ब होगा। तो दूसरा रिएक्शंस। अब तीसरा रिएक्शंस जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज होमोजेनियस रिएक्शन, दैट इज होमोजेनियस रिएक्शंस। क्या होता है होमोजेनियस रिएक्शंस, ये आसान है, इससे मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं। व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, व्हेन reactants and products are present in same phase, उसे हम होमोजेनियस कहेंगे। सेम फेज या सेम स्टेट, जब आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में होगा। एग्जांपल यहां पर डिस्कस करेंगे, मैंने लिया H2 मिला दिया मैंने, सॉरी मैं यहां पर रिएक्शंस दूंगा, मैंने लिया N2 गैस मिला दिया मैंने 3H2 के साथ गैसेस रिएक्ट, इसने बना दिया 2NH3 अमोनिया गैस। अब देखो ये कौन सा साइड है हमारा, रिएक्टेंट, ये कौन सा है, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट के साइड से कौन सा स्टेट है, गैस, ये भी कौन सा स्टेट है, गैस, ये भी गैस। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में होगा, ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे होमोजेनियस रिएक्शंस। समझ में आ रहा है ना, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में होगा, उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस। अब चौथी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस reaction when reactants and products are present in different phase, जब reactants और products different phase में प्रेजेंट होगा उसे हम हेटेरोजेनियस रिएक्शंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जांपल यहां पर है, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं इस चीज को, ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसको मैंने हीट दिया, ये टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस स्टेट है। अब देखो क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की सेम स्टेट है, नहीं, क्योंकि ये गैसियस स्टेट सॉलिड में है, ये सॉलिड ये गैसियस में है। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जब अलग अलग स्टेट में होगा, ऐसी रिएक्शंस को हम हेटेरोजेनियस रिएक्शंस कहेंगे। तो सिंपल, होमोजेनियस का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में होगा, या तो दोनों सॉलिड होगा, या तो लिक्विड, या तो गैस, या तो एक्वस। एंड अगर अलग अलग है दैट इज हेटेरोजेनियस। तो रिएक्शन फोर्थ हमने डिस्कस किया। अब रिएक्शन फिफ्थ हम यहां पर डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस? इट इज अ प्रोसेस
विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, जो कि दोनों डायरेक्शंस में होगा, दैट इज रिवर्सिबल, यानी जो फॉरवर्ड भी होगा बैकवर्ड भी होगा। समझ लीजिए, मैं समझाऊंगा अच्छे से इस चीज को। रिवर्सिबल डायरेक्शंस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस विच प्रोसीड्स, इट इज अ प्रोसेस विच प्रोसीड्स इन बोथ द डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शंस में होगा। बोथ द डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। एग्जांपल्स यहां पर डिस्कस करेंगे। मैंने ए फॉर एग्जांपल कोई रेक्टेंट्स है, इसने बना दिया प्रोडक्ट बी, अब बी वापस कन्वर्ट हो रहा है ए में, यानी ए से बी भी बन रहा है, बी से ए भी बन रहा है, आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहेंगे। एंड ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस है, क्या ये यूनि डायरेक्शनल की बाई डायरेक्शन? बाई, बाई मतलब दोनों साइड में जा रहे हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस आपका क्या होता है? ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि ये आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा। यानी रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है? ऐसी कोई रिएक्शंस जो फॉरवर्ड भी जाता है, बैकवर्ड भी जाता है, फॉरवर्ड भी जाता है, बैकवर्ड भी जाता है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। ये बाई डायरेक्शंस होता है। और याद रखना रिवर्सिबल रिएक्शंस में एक और पॉइंट, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या, आत्मंशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जाहिर जीरो आसान। वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। क्या मैं बोल रहा हूं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में इसकी कंसंट्रेशन कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। क्यों? अगर रिएक्टेंट पर क्या बना प्रोडक्ट, अगर ये रिएक्टेंट जीरो को, तो दैट मींस रिएक्टेंट को खत्म, एम क्या बनो प्रोडक्ट, दैट मींस ये यूनिडायरेक्शनल। अब ये तो वापस नहीं आएगा। एंड जब रिएक्टेंट भी कुछ होगा, प्रोडक्ट भी कुछ होगा, तभी तो ये दोनों डायरेक्शन में जाएगा ना। मैं आगे भी जा रहा हूं, पीछे भी तब जाएगा ना जब ए बी बना रहा है एंड बी से कुछ वापस भी आ रहा है ना। दैट मींस ए तो जीरो हो ही नहीं सकता है ना। इन रिवर्सिबल रिएक्शंस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी जीरो एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, यानी कुछ तो ए बचेगा ना, तभी तो रिवर्सिबल है ना। ए क्या बना रहा है? बी। अगर ए एंड सेम बी बनो तो रिएक्शन की कंप्लीट, एंड कंप्लीट रिएक्शंस इन वो वापस, दैट मींस रिवर्सिबल। समझ आया? वो रिवर्सिबल रिएक्शंस इसमें क्या होती है? पॉइंट नंबर 3 याद, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी जीरो। नोटिस मस्ट याद, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी जीरो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रिवर्सिबल रिएक्शंस में कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। तो कुछ रिएक्शंस पर इसे इतना सन 5 बेशर्तन के जितने रिएक्शंस, इनको भी जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, ताकि हम लास्ट टॉपिक कोरोजन और रेंसिडिटी, वो तो 5 मिनट का टॉपिक है, कोरोजन क्या है, रेंसिडिटी क्या है, समझाऊंगा जस्ट, ताकि आप फिर नोट से उतार सकते हो। तो छठवीं रिएक्शंस जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शंस which proceeds only in one direction, जो कि सिंगल डायरेक्शन में होगा। those reactions which proceeds only in one या सिंगल डायरेक्शन, जो कि सिंगल डायरेक्शन में होगा। यानी सिंगल डायरेक्शन का मतलब क्या है? ए जो है इससे डायरेक्ट क्या बना दिया? बी बना दिया। एंड जो सिंगल डायरेक्शन में होगा उसे हम बोलेंगे यूनि डायरेक्शनल, उसे हम बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल रिएक्शंस। एंड याद रखना इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो होगा, क्योंकि ये खत्म होने पर बी तो बनेगा, एक ही डायरेक्शन से हो जाएगा। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होगा? कंसंट्रेशन of reactants, concentration of reactants can be zero, can be zero कब? after completing the reaction। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो इसका मतलब क्या है? अब ए बी नहीं बनाएगा, तो जब ये कंप्लीट होगा ना रिएक्शंस, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा नहीं, तो इसकी रिएक्शन इसका कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा। तो 7वीं रिएक्शंस जो यहां पर है, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। धूप बहुत ज्यादा है, पसीने आ रहे हैं, यहाँ पे पानी भी नहीं था यहाँ पे रूम में, तो गला भी अब सूखने लगा। कितने टाइम से वीडियो चल रहा है? आई थिंक 1 घंटा हो चुका है। मुझे लगा था कि 50 मिनट में हो जाएगा, अब 1 घंटा कंप्लीट होने को है, पता नहीं चला 1 घंटा कहां से बीता। तो अभी 5 मिनट लगेंगे या 8 मिनट टोटल इस चैप्टर को फिनिश करने में। तो इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब क्या है? याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब बिटवीन जो होगा, यानी व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और takes place separately in different compounds, then the reaction is known as,
is known as intermolecular redox रिएक्शंस। यानी ऐसी रिएक्शन याद रखना, इंटरमोलिकुलर का मतलब बिटवीन, दो के बीच में, अलग अलग, इंटर, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अलग अलग कंपाउंड्स में होगा उसको हम बोलेंगे इंटर। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। मेरे पास है SnCl2 टीन क्लोराइड प्लस FeCl3 दैट गिव्स SnCl4 प्लस FeCl2। तो देखो इधर, इसकी ऑक्सीडेशन रेट +2, इसकी ऑक्सीडेशन रेट +3, इसकी ऑक्सीडेशन रेट +4, इसकी ऑक्सीडेशन रेट +2, एंड यहां पर 2 2। चलिए देखो, अब कहां से ऑक्सीडेशन होगा कहां से रिडक्शन होगा पहचाने पहले। इसमें देखो +2 से लेकर +4 तक क्या होगा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। यमिश इलेक्ट्रॉन लॉस, यमिश ओवर लॉस करमित, यानी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या गो, ऑक्सीडेशन गो। यतनसन क्या गसान ऑक्सीडेशन। यम त्रे कर्मित लॉस, यम ज कर्मित लॉस गो। ये योतम गेन गुमुत, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या गई, रिडक्शन। सो वन में क्या ये ऑक्सीडेशन बे रिडक्शन ये क्या एक कंपाउंड में दोन कंपाउंड में, ये तो अलग कंपाउंड है, ये तो अलग कंपाउंड है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कंपाउंड्स में हुआ। एंड जब भी कोई ऐसी रिएक्शन होगा भाईजान जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कंपाउंड्स में होगा, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। और गेटिंग माय पॉइंट? यस, समझ आ रहा ना क्या है इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग कंपाउंड्स में होगा, एक में तो ऑक्सीडेशन एक में तो रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर, सॉरी दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर। अब अगर एक ही में होगा इंट्रामॉलिक्यूलर। अब लास्ट रिएक्शन यहां पर डिस्कस करेंगे, 8वीं रिएक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या होता है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस? व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place in same compounds या single compound, same compounds, then the reaction is known as intramolecular redox reactions. For example, यहां पर ऑक्सीडेशन रेट +5 -2, ओके, इसमें बना दिया क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन जिसका एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन रेट 0 है। अब देखो यहां पर +5 है, +5 से 0, तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने 5 लॉस किए थे, यहां पर तो गेन हुआ ना, कोई नहीं है ना लॉस, जनरेशन गेन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड यतन की रिडक्शंस। एंड ऑक्सीजन -2 यतन 0, एंड -2 मतलब एमश गेन करमे, एंड यतन कहीं गेन को एमश लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जो से ऑक्सीडेशन गई तो रिडक्शन गई, ये एक सी कंपाउंड है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। याद रखो, अगर अलग अलग कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन गई, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। अगर एक ही कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन ते रिडक्शन गई, दैट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर। अगर एक ही अलग अलग होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर, एक ही में होगा तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। तो यहां से आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक बचा रेंसिडिटी एंड कोरोजन, 5 मिनट लगेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। याद रखना ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हमारे रोजमर्रा जिंदगी में क्या पड़ता है। अब अगर ऑक्सीडेशन मेटल में होगा तो नाम कोरोजन देंगे, यही ऑक्सीडेशन अगर फूड में होगा नाम रेंसिडिटी देंगे। तो यहां से दो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं यहां पर लिखूंगा कोरोजन। मैं यहां पर सब नहीं लिखूंगा क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक से मैं समझाऊंगा, बाकी आप नोट से उतार सकते हो। कोरोजन का मतलब क्या है, when a metal surface are attacked by any substance, मैं यहां पर थोड़ा सा लिखूंगा आपके लिए, when a metal surface are attacked by any substance such as, वो सबस्टेंस क्या हो सकता है, such as moisture, acid, oxygen, etc. It is said to be, वो खराब हो जाएगा उसे हम कोरोड बोलते हैं। It is said to be
इट इज सेड टू बी corrode, it is said to be corrode, and the process, जो process होगा, is known as corrosion, and the process is known as corrosion. उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? corrosion. जब कोई मेटल सरफेस खराब हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर ऑक्सीजन ने, मॉइस्चर ने, एसिड ने अटैक किया है, तो धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा एंड ये खराब हो जाएगा, इस पर जंग लग जाएगा जिसे हम करोड बोलते हैं, तो ये खराब हो जाएगा एंड कोरोजन की वजह से इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है. इट रिड्यूसेस स्ट्रेंथ ऑफ मेटल. कोरोजन की वजह से जो मेटल है ना, मेटल की स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है. तो कोरोजन क्या है? सिंपल तरीके से याद रखिए, यम सातन ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर यम अटैक करान कुन मेटल दस, ये मेटल वार खराब गसान, अत पे जंग लगान, रस्ट लगान एंड उसे हम कोरोजन बोलते हैं. ठीक, अब यही जब आयरन में होता है तो उसे हम रस्ट बोलते हैं. हमारे जब जो गेट्स होते हैं या बाकी आयरन के जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, तो वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं कोरोजन की वजह से. हर साल लाखों करोड़ों पैसे इस पर खर्च हो जाता है इन चीजों को ठीक करने में, रिपेयर करने में, या नए इनको बनाने में, नए ब्रिजेस बनाने में, नए जो भी कोरोजन की वजह से हमने कंस्ट्रक्शन, जो भी हमने आयरन की वजह से कंस्ट्रक्शन किया है, कोरोजन उनको खराब कर देता है, तो उस पर बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं. तो इनको बचाएंगे कैसे? पहले ये सवाल है कि बचाएंगे कैसे, पर दूसरा सवाल है क्यों बचाना है? वाई शुड वी नीड टू प्रिवेंट? हाउ कैन वी प्रिवेंट? वो तो पता है कैसे बचाएंगे. बचाना क्यों है? बचाना इससे क्योंकि बहुत सारा पैसा इस पर खर्च हो जाता है. कभी कभार ये जिंदगी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जो बिल्डिंग्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं एंड कोरोजन जब उनको धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो सकता है वहां पर कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि आयरन की स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा कोरोजन की वजह से, ठीक है, रस्ट की वजह से. तो इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा? इसको बचाना पड़ेगा, इसकी प्रिवेंशन करना पड़ेगा. तो यहाँ पर कोरोजन क्या है? जब कोई मेटल सरफेस खराब अटैक करेगा, जब मेटल सरफेस पर कोई सबस्टेंस अटैक करेगा, तो मेटल सरफेस खराब हो जाएगा, उस पर रस्ट लगेगा, उस पर कोरोजन होगा. अगर आयरन होगा तो रस्ट लगेगा, मेटल होगा तो कोरोजन लगेगा. तो ये रिड्यूस करेगा इसकी स्ट्रेंथ, धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा. ओके, नाउ अब याद रखिए, यहां पर सबसे पहले है रस्टिंग ऑफ आयरन. तो यहां पर सबसे पहले है रस्टिंग ऑफ आयरन. अगर आयरन में होगा तो हम इसको रस्ट बोलते हैं, ठीक है ना. रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या है? ये जो आयरन है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, प्लस रिएक्ट करता है एक्स टाइम्स वाटर के साथ, और रिएक्शंस आपने याद रखना पड़ेगा, दैट इज Fe2O3 डॉट एक्स टाइम्स H2O. एंड ये आपकी फार्मूला बनती है रस्ट की. ये ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर, ये आपका ब्राउन कलर होता है, जिसे हम बोलते हैं फेरिक सल्फेट हाइड्रेटेड, जिसे हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड. ये इसकी फार्मूला है यहाँ पर, ये आप याद रखोगे, ठीक. एंड इक्वेशन 3 आप याद रखे. पहला रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन आप याद रखे कोरोजन ऑफ सिल्वर, दूसरा इक्वेशन आप याद रखे कोरोजन ऑफ सिल्वर. जब सिल्वर में कोरोजन होता है तो कैसे, किस तरीके से इक्वेशन आपने याद रखना पड़ेगा. जो सिल्वर है, सिल्वर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा या हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये आपका बनाता है Ag2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो आपका है, प्लस यहाँ पर बाहर निकल कर आता है वाटर. एंड ये इसकी इक्वेशन है. एंड ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये आपका सॉरी सिल्वर सल्फाइड जो यहाँ पर है, ये आपका ब्लैक कलर होता है. क्या होता है? ब्लैक कलर. ये सुपून में देखने को मिलता है. ये आपकी दूसरी इक्वेशन है. एंड तीसरी इक्वेशन जो आप याद रखोगे, तीसरी रिएक्शन जो आप याद रखोगे, दैट इज कोरोजन ऑफ कॉपर. वो है कोरोजन ऑफ कॉपर. जब कॉपर में लगता है जंग, उसे हम कोरोजन बोलते हैं. कोरोजन ऑफ कॉपर किस तरीके से याद रखोगे? कॉपर जो है ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, तो रिएक्शंस आपका याद रखना पड़ेगा CuCO3 डॉट CuOH2, जिसे हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट. एंड ये जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, ये आपका ग्रीन कलर होता है. एंड ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर है. तो ये 3 इक्वेशंस आपने याद रखना पड़ेगा कोरोजन के बारे में. आयरन की इक्वेशंस, सिल्वर की इक्वेशंस, कॉपर की इक्वेशंस. एंड आयरन उसमें याद रखोगे तो ये आपका ब्राउन कलर होता है, सिल्वर में आपका ब्लैक कलर बन जाता है जो कि हमने यहाँ पर दिखाया, एंड कॉपर में आपका ग्रीन कलर बन जाता है जो कि आपका यहाँ पर है कॉपर कार्बोनेट, जो आपका यहाँ पर है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, सेकंड कॉपर कार्बोनेट, सेकंड कॉपर, सेकंड कार्बोनेट जो यहाँ पर आपका बन जाता है बेसिक, जो कि ग्रीन कलर होता है. अब बचाते कैसे? हम पेंटिंग करेंगे, हम ऑयलिंग करते हैं, हम ग्रीजिंग करते हैं, हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. ये बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनकी वजह से हम कोरोजन को बचाते हैं. तो यहाँ पर कोरोजन आपका कंप्लीट हो गया. अब जब यही ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा किसके साथ? फूड के साथ, तो वहां पर फूड खराब होता है, उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी. तो ये कोरोजन के बारे में था. अब दूसरा है यहाँ पर रेंसिडिटी. ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया. बाकी रिएक्शन सीन आप याद रख दीजिए, एग्जाम में लिख दीजिए. अब जब ये कोरोजन, अब जब ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा किसके साथ? फूड के साथ, फूड खराब होगा, उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी.
अब रेंसिडिटी का मतलब क्या है? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड, द कंडीशन produced by aryl oxidation, the condition produced by aryl oxidation of fat and oil in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। यानी rancidity का मतलब क्या है? देखो, मेरे पास कोई बर्तन है, इस बर्तन में कोई फूड है। अब इस फूड के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ये फूड खराब होगा, इस फूड की जो इसकी बैड स्मेल आने लगेगा, जब ये खराब होगा, बैड स्मेल आएगा, अनप्लेजेंट स्मेल आएगा, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। जब फूड खराब होगा, अब इसको बचाएंगे कैसे बचाएंगे? हाउ कैन वी प्रिवेंट रेंसिडिटी? अगर रेंसिडिटी हुई, फूड खराब हुआ, तो मैं क्या क्या करूंगा ताकि वो बच पाए? यानी प्रिवेंशन क्या है, तो जल्दी मैं आपको बताऊंगा प्रिवेंशन। पहला प्रिवेंशन है बाय एडिंग फूड इन, जो पहला प्रिवेंशन यहाँ पर लिखेंगे, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। हम कभी कभार एंटीऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब, एंटीऑक्सीडेंट्स एक सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन को रोकता है फूड के साथ रिएक्ट करने में, यानी वो ऑक्सीजन को रोकता है, वो एक शील्ड की तरह बिहेव करते हैं ताकि ऑक्सीजन ना आए, ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट ना करे, उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। तो याद रखना, हम जो एंटीऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, एक का नाम है BHA ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइल एनिसोल एंड दूसरा है BHT ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइल टोलुइन। ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स आपने याद रखना पड़ेगा। ये दो आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हम फूड में इस्तेमाल करेंगे ताकि फूड आपका जल्दी खराब नहीं होगा। ये पहला प्रिवेंशन है। दूसरा है बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट, फूड को एयर टाइट में रखते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे बड़े दिन होते हैं, यानी कुर्बानी के दिन जब होते हैं, तो उन दिनों में हम क्या करते हैं, हम जो मीट वीट होता है उन्हें हम एयर टाइट कंटेनर, लिफाफ, जो वो पॉलीथीन होते हैं, उनमें भर देते हैं ताकि वहां से ऑक्सीजन उनके साथ रिएक्ट ना करे, वो सेफ रह जाए कुछ दिनों तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है। तो हम फूड को क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में डालते हैं, ठीक है ना। तीसरा प्रिवेंशन क्या है? बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। फूड तमाम फ्रिजस में सच खराब गसन की रीजन क्या है? वहां पर ऑक्सीजन, वहां पर जो टेम्परेचर है वो कम है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। जब जून जुलाई होते हैं, गर्मी के दिन होते हैं, तो उन दिनों में क्या होगा, फूड जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन जल्दी रिएक्ट करता है, हमारा फूड खराब हो जाता है। तो विंटर्स में ऐसा नहीं होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से। तो क्या प्रिवेंशन सीखोगे? बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर्स, या हम क्या करते हैं, हम जो लेज चिप्स वगैरह होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको उन वो जो पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड होता है, नाइट्रोजन के साथ फूड रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन के साथ फूड रिएक्ट करता है, तो उसकी वजह से भी फूड हमारा जो है वो सेफ रह जाता है। ये कुछ प्रिवेंशन है, नोट्स में मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है। तो यहाँ यही पर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। वट एवर वी टीच टिल नाउ, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से इसको लिख दीजिए। एंड ये मेरा वादा है आपसे, आप चेक कर लीजिए, आप कोई भी वीडियो चेक कर लीजिए, आप YouTube पर कम से कम 100 वीडियो भी देख लोगे ना, तब भी आपको डिफरेंस मिलेगा, तब भी आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ से हमने कुछ अच्छा सीखा है, क्योंकि मैंने हर एक चीज आपको कंप्लीट करवा दिया। आई ओपनली चैलेंज फॉर यू, आप 100 वीडियो चेक कर लीजिए। इतना किसी ने नहीं पढ़ाया होगा आपको क्लास 10th में जितना मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया। एंड ये ओपन चैलेंज है आप सबके लिए कि जेके बॉस वाला कितना भी पेपर टफ डाले, डाले इस साल, मेरे कंटेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ, आई विल नेवर अपलोड वीडियो अगेन, मैं कभी वीडियो अपलोड ही नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ, नहीं हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बिंदास तरीके से इसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हाँ, बस क्या करना क्या है, लेक्चर्स के बाद मेरे नोट्स को फॉलो करना है, उनको रिवाइज करना है। एक भी क्वेश्चन आपके 10th एग्जामिनेशन में इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।